हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज मैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करूंगा और आज हम जानेंगे कि हाउस प्रॉपर्टी के कैलकुलेशन में, कंप्यूटेशन में क्या क्या ध्यान रखना होता है। उसके बाद फिर हम कंप्यूटेशन पे जाएंगे एग्जाम्पल के साथ में। पहले आज बेसिक एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद बाकी कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन या एग्जाम्पल्स को देखेंगे। और ये जो पेपर है, ये जो कैलकुलेशन है, वो आपके इन आईटीओ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो आपका पेपर 4 में काम आएगा। उसके बाद अगर मिनिस्ट्रियल स्टाफ की बात करते हैं तो आपका पेपर 2 में आएगा, और अगर आईटीआई की बात करते हैं तो आपका पेपर 1 में आएगा। तो ये तीनों चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिएगा, ताकि आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम में पास तो कर ही जाए, प्लस डिपार्टमेंटल के वर्क प्रोफाइल में भी आपका ये एडेड एडवांटेज के तौर पे उभर कर आए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो सेक्शन 22 से लेकर 27 तक है न्यू एक्ट के अंतर्गत, है ना। तो सेक्शन को मत ध्यान दीजिएगा, सेक्शन का इग्नोर करके चलिए, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। तो देखिए क्या होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी, इसके लिए क्या क्या चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। सबसे पहले जब भी हाउस प्रॉपर्टी की बात आती है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात आती है, तो हमें पहले बिल्डिंग को डिटरमाइन करना होता है कि ये बिल्डिंग है ना। इसके एडजेसेंट पार्ट जो भी होंगे, एडजेसेंट मतलब इससे जुड़े हुए जो पार्ट होंगे, वो भी इस बिल्डिंग के डिफिनीशन में आएगा, राइट। तो जब बिल्डिंग डिसाइड हो जाता है तब हम ये देखते हैं कि इसका एनुअल वैल्यू क्या है, एनुअल वैल्यू क्या है, राइट। और साथ में इस बिल्डिंग का हम पर्पस भी देखते हैं। तो इनफैक्ट कह सकते हैं कि पहले पर्पस देखते हैं कि पर्पस क्या है, बिजनेस के पर्पस से यूज हो रहा है या रेंटल पर्पस से यूज हो रहा है या सेल्फ एसओपी, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है। ओके, तो जब बिल्डिंग डिटरमाइन हो जाता है तो उसके लिए हमें दो एस्पेक्ट चेक करना होता है कि क्या वो बिल्डिंग बिजनेस पर्पस, मतलब किसी भी व्यक्ति जो इसका ओनर है। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ओनरशिप भी ध्यान रखिएगा, ओनरशिप। तो ओनरशिप के लिए अब ओनर जो है वो क्या इस बिल्डिंग को बिजनेस का पर्पस से खुद के लिए यूज कर रहा है। अगर वो खुद के लिए यूज कर रहा है, देन दैट इनकम और एनी एक्टिविटीज कैरीड आउट फ्रॉम दैट बिल्डिंग विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मतलब क्या हुआ कि बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन में या यूज में ऑफ दैट बिल्डिंग, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फिर उसे बिजनेस की तरह ट्रीट किया जाएगा, उसमें डेप्रिसिएशन दिया जाएगा, वो सारा चीज आएगा। तो अगर ये बिजनेस के पर्पस से यूज नहीं होता है, तब हमारे लिए दो और पॉइंट रह जाता है कि क्या ये रेंटल के लिए है या एसओपी के लिए है। ध्यान रखिएगा, अगर रेंटल के लिए है तो रेंट के अनुसार हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। अगर एसओपी सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है तो उसके अनुसार। मतलब ये कि अगर आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में देखना है तो सबसे पहले ये डिटरमाइन करना है कि बिल्डिंग और अपॉर्चुनेट टू दैट या एडजेसेंट टू दैट, मतलब बिल्डिंग से जुड़ा हुआ जो भी जमीन है या जो उस यूज में आ सकता है एक साथ में, इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, वो है कि नहीं है। तो उसका ओनरशिप किसके हाथ में है। जो भी ओनर है उस ओनर के लिए ये बिजनेस पर्पस से यूज होता है या रेंट पर्पस से यूज होता है या एसओपी के तौर पे यूज होता है। अगर बिजनेस पर्पस से यूज होता है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन बंद हो जाता है। लेकिन अगर रेंटल और एसओपी की बात आती है तब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात आती है, राइट। अब यहाँ पे ये जब डिसीजन हो जाता है तो उसके बाद हम लोग एनुअल वैल्यू की ओर मूव करते हैं। अब एनुअल वैल्यू में सेक्शन 22 पढ़ेंगे या 23, मेनली 22, जिसमें बोला गया डिटर्मिनेशन। मतलब पहला स्टेप जो आएगा, फर्स्ट स्टेप, वो है डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू, डिटर्मिनेशन ऑफ annual value, right. In that case, what is the procedure to have a proper understanding before going to in the detail of the computation? You have to know what are the process, what are the method to determine to reach annual value of that property. अब annual value के लिए जब भी इस चीज को हम देखते हैं तो उसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 22 जो कि
डिस्कस करता है, या जो कंसर्न सेक्शन है, ओल्ड सेक्शन भी भूल जाइए, नया सेक्शन सब भूल जाइए, बस जो कंसर्न सेक्शन है पहला, वो ये कहता है कि उसका वैल्यू डिटर्मिनेशन के लिए दो ही तरीका होता है ना। पहला होता है म्युनिसिपल वैल्यू, दूसरा होता है एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू, अगर वो एसओपी नहीं है तो। क्योंकि आपको ध्यान रखना है, बिल्डिंग अगर एसओपी है तो उसका कैलकुलेशन अलग, और एलओपी है मतलब लेट आउट प्रॉपर्टी है तो उसका अलग। तो हम लोग अभी इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो एलओपी के रेस्पेक्ट में हम जब इस बात पे जाते हैं कि उसका एक्सपेक्टेड रेंट क्या है, एक्सपेक्टेड रेंट मतलब होता है फेयर रेंट। पहले फेयर रेंट देखिए, और फेयर रेंट मतलब क्या होता है, रीजनेबल रेंट। रीजनेबल रेंट, और रीजनेबल रेंट मतलब क्या होता है कि वहां के आसपास के जो प्रॉपर्टी हैं उसी सिचुएशन में, उसी सर्कमस्टांसेज में जो लोकेटेड है, उसका जो जनरल कॉमन रेंट होता है, क्या वही रेंट है इस बिल्डिंग का, तो उसी को बोलते हैं फेयर रेंट, ना ही हायर और ना ही लोअर। तो जब आपका ये दोनों वैल्यू मिलता है, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू, इसमें से क्या करेंगे हम, हायर वन लेंगे, हायर वन लेंगे। क्या लेंगे, हायर वन। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो वैल्यू यहां पे आ रहा है, एक्सपेक्टेड रेंट या फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू, उसमें से जो कोई भी हायर होगा उसको हम लेंगे। क्लियर। तो एक्सपेक्टेड रेंट का मीनिंग भी आप समझ गए कि एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब होता है कि आसपास का जो एरिया है, इसी तरह का बिल्डिंग, इसी सर्कमस्टांसेस में लोकेटेड, उसी रोड पे लोकेटेड, उसका क्या रेंट होगा रीजनेबली, वही चीज है। अब इन दोनों की बात आती है तो एक आता है स्टैंडर्ड रेंट, वो हर जगह नहीं आता, ध्यान रखिएगा। ये वहीं आता है जहां स्टैंडर्ड रेंट एक्ट आता है, जहां पे रेंट एक्ट के अंतर्गत वो बिल्डिंग आती है, उसी में स्टैंडर्ड रेंट की बात होती है। जैसे मुंबई के कोलाबा एरिया में जाएंगे तो उसे लीज बेस पे रेंट होता है। तो जहां पे भी रेंट एक्ट एप्लीकेबल होता है, जैसे दिल्ली में भी होता है, वहां पे स्टैंडर्ड रेट का कैलकुलेशन आता है। तो वहां पे पहला पॉइंट देखिए, एक और ये दोनों मिला के ये दूसरा पॉइंट है। तो हायर ऑफ 1 और 2, ये स्टेप हो गया। उसके बाद हम इसका मैचिंग करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट, तो स्टैंडर्ड रेंट जो है क्या है, बेसिकली ये कैप है। कैप कहिए या सीलिंग कहिए। सीलिंग मतलब कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, भले ही वो फेयर रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट जो कुछ भी हो, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। और फेयर रेंट जो है वो डिफरेंट होता है। तो स्टैंडर्ड रेंट इज द कैप, मतलब हायर रेंट। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि म्युनिसिपल वैल्यू जो है, म्युनिसिपल वैल्यू 1,20,000 है। उसके बाद फेयर रेंट जो है 1,30,000 है। तो इन दोनों में जो हायर होगा वो आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू आएगा, जीएबी। लेकिन हम लोग इमीडिएटली जीएबी नहीं कहते हैं, क्योंकि हम इसको फर्दर कंपैरिजन किससे करते हैं, स्टैंडर्ड रेंट से। तो स्टैंडर्ड रेंट, अगर मान लीजिए कि स्टैंडर्ड रेंट है एसआर, और वो लिखा हुआ है 1,50,000, राइट। तो 1,50,000 है, मतलब क्या हुआ, इसमें से जो लोअर होगा, तो मतलब हमने यहाँ क्या देखा, 1,20 और 1,30, तो उसमें हमने 1,30 लिया हायर। अब इसमें से लोअर जो होगा तो 1,30 आएगा अपना एक्चुअल ग्रॉस एनुअल वैल्यू। जीएबी विल बी 130। और अगर यही स्टैंडर्ड रेंट ये 5 की जगह पर 2 होता, 1,20,000 होता स्टैंडर्ड रेंट, तो क्या होता, फेयर रेंट 130, इन दोनों में हायर तो 130, और सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट तो 120। तो हमारे लिए जीएबी क्या हो जाता, 120। बस इस चीज को आपको अंडरस्टैंड करना है। पहला स्टेप में आपको कंपैरिजन करना है, जो कि सेक्शन 22 में यही दिया गया है कि सिर्फ और सिर्फ इतना ही कंपैरिजन करना है पहले स्टेप में। या कह सकते हैं इसको, पहला स्टेप में हम लोग बिल्डिंग का डिटर्मिनेशन करते हैं कि भाई वो बिल्डिंग बिजनेस पर्पज से है, रेंटल पर्पज से है, या सेल्फ ऑक्युपाइड पर्पज, ऑक्यूपेशन के पर्पज से है। ये स्टेप हो गया। तो दूसरा स्टेप होता है कि हमें अब कंपैरिजन करना है म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, और इन दोनों में जो हायर आएगा वो सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। अगर जो भी उन दोनों में लोअर होगा उसी पे हम जाएंगे। अगर मान लीजिए कि ये फेयर रेंट हमारा 1,60,000 होता
और ये स्टैंडर्ड रेंट 150 होता तो हमारे लिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है 150 ही होता, क्योंकि सब्जेक्ट की बात हो रही है, सीलिंग की बात हो रही है, कैप की बात हो रही है। यहां तक क्लियर? चलिए, अब जब हमारा ये सारा चीज निकल जाता है तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू तो हो गया है नॉमिनेटेड, मतलब जो जनरल स्टैंडर्ड है उसके अनुसार ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमने निकाला। लेकिन क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 22 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये भी बोलता है कि इन केस, ये तो एक्सपेक्टेड रेंट है, फेयर रेंट है, स्टैंडर्ड रेंट है, म्युनिसिपल वैल्यू है, लेकिन कभी कभी क्या सिचुएशन तो कुछ और भी हो सकता है। तो एक होता है एक्चुअल रेंट, है ना, एक्चुअल रेंट। तो एक्चुअल रेंट जो होता है वो सबसे एकदम स्टार मार्क कर लीजिए कहीं भी एक्चुअल रेंट हैज मोर डोमिनेंस, हैज मोर प्रोमिनेंस, हैज मोर सिग्निफिकेंस विथ रेस्पेक्ट टू द डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। कहीं पे भी जाएगा, इसलिए कहीं पे अगर कहीं कंफ्यूजन हो और पहले स्टेप में कंफ्यूजन हो रहा है और ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, तो जहां पे भी एक्चुअल रेंट जैसे ही दिखता है समझ जाइए कि वो एनुअल वैल्यू वही होने वाला, ग्रॉस एनुअल वैल्यू वही होने वाला। क्लियर? तो एक्चुअल रेंट हैज मोर इंपॉर्टेंस। अब आपके क्वेश्चन के अनुसार माइंड में ये भी आएगा, या आपके इस सिचुएशन में, तो फिर म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, इसका कंपैरिजन क्यों, है ना, सीधा एक्चुअल रेंट पे आते हैं। तो इसका रीजन ये है कि एक्चुअल रेंट डज नॉट मीन दैट इट शुड बी एक्सेप्टेबल एट ऑल सर्कमस्टांसेस, एट ऑल सर्कमस्टांसेस, क्योंकि एक्चुअल रेंट जो होता है वो कभी भी ओनर के द्वारा डिसाइड होता है, करेक्ट। और ओनर टैक्स इवेजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, टैक्स बचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि एक्चुअल रेंट को वो कम दिखा दे। क्लियर? तो एक्चुअल रेंट को कम दिखा दे, या कहीं बोल सकता है कि हमारा जो है खाली जो है उसी के आधार पर चलता है कि भाई हमारा 3 महीना खाली रह गया, 4 महीना खाली रह गया, तो इसलिए एक्चुअल रेंट जो है सब्जेक्ट टू ऑल 3 कंपोनेंट्स हो जाते हैं, इसीलिए हमें कंपैरिजन करना पड़ता है। अब यहाँ पे बोलता है कि ये एक्चुअल रेंट जो डिसाइड होता है वो बेसिकली अगर एक्चुअल रेंट इन कंपैरिजन टू म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट से कम आता है, इन दैट केस वन कंडीशन शुड बी कंप्लाइड, और वो क्या है, ऑन अकाउंट ऑफ वैकेंसी, है ना। अगर उतना ही आता है तो इट्स ओके, देन एक्चुअल रेंट इज द स्टैंडर्ड रेंट, है ना। स्टैंडर्ड रेंट मतलब एक्चुअल रेंट विल बी द आवर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। लेकिन अगर उससे कम है, देन अनदर क्वेश्चन रेज, क्यों कम है? क्योंकि हम फेयर रेंट भी लिए हैं, म्युनिसिपल वैल्यू भी लिए हैं, तो आपके बिल्डिंग का म्युनिसिपल वैल्यू भी हाई बता रहा है, फेयर रेंट भी हाई बता रहा है, इवन स्टैंडर्ड रेंट जो है वो भी हाई बता रहा है। हाउ यू कैन डिसाइड और डिटरमाइन योर एक्चुअल रेंट लोअर देन दैट अदर एस्पेक्ट्स, है ना। दिस इज द रीजन कि एक्चुअल रेंट को हम डायरेक्टली नहीं लेते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इसे कंपैरिजन करते हैं, और उसके बाद सब्जेक्ट टू दिस अकाउंट ऑन अकाउंट ऑफ वैकेंसी अगर ऐसा क्रिएट होता है, और आपने देखा होगा इसके लिए रूल 4 दिया गया है, रूल 4 ऑफ द इनकम टैक्स रूल, अगर उसके आधार पे सब कुछ कंप्लाई हो रहा है, सब कुछ, कि भाई ट्रायल भी था, लेट आउट करने की कोशिश भी की गई, या वैकेंसी को ख़त्म करने के लिए ब्रोकर से भी बात किया, बहुत सारे इश्तेहार भी दिया, एडवर्टीजमेंट भी किया, ये सारे चीज़ अगर रूल फॉलो होता है, कंप्लाई होता है, then only this actual rent, in spite of having the lower value in comparison to the municipal value, fair rent, standard rent, will be accepted as gross annual value. क्लियर यहां तक? आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जब ये एक्चुअल रेंट डिसाइड हो गया, तो हम एक्चुअल रेंट को डिसाइड करते हैं, कंपैरिजन करते हैं किससे, आपका पहले एमबी और फेयर रेंट वैल्यू, फेयर वैल्यू, है ना, इसमें से जो हायर होगा, हायर, उसके बाद ये पहला स्टेप एंड स्टैंडर्ड रेंट, इसमें से जो लोअर होगा, उसके बाद ये स्टेप आपका दूसरा हो गया, और दूसरा स्टेप एंड एक्चुअल रेंट, इसमें से जो भी हायर होगा, इसमें से जो भी हायर होगा, ध्यान रखिएगा, तो उस चीज को हम लोग लेते हैं। और अगर लोअर है तो दैट शुड बी ऑन अकाउंट ऑफ वैकेंसी, देन ओनली इट विल बी एक्सेप्टेड, अदरवाइज फिर से हम रीच कर जाएंगे वहीं पे
फेयर वैल्यू पे, फेयर रेंट पे, सब्जेक्ट टू एसआर। यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए, जब आपका ये सब क्लियर हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल गया आपके प्रॉपर्टी का। अब सेक्शन 23 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बोला जाता है कि सर्टेन डिडक्शंस दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे? सर्टेन डिडक्शंस। तो सेक्शन 23 पढ़ेंगे न्यू एक्ट का, तो सेक्शन याद नहीं रखना है, मैं बार बार बोलता हूं। तो नेक्स्ट स्टेप में आपका आता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू आने के बाद जो भी आए एक्स 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 एक्स, इसमें डिडक्शन देंगे। क्या डिडक्शन देंगे? पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन, एसडी, स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% एट एनी कॉस्ट, whatsoever value has been taken that will be at the standard in 30%. And second part जो डिडक्शन होगा, इंटरेस्ट ऑन borrowed capital, borrowed capital for हाउस परचेज और हाउस कंस्ट्रक्शन, है ना। तो वो ये जो है डिडक्ट होगा, और ये डिडक्ट होने के बाद आपका नेट एनुअल वैल्यू आएगा, नेट एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, जो कुछ आएगा। तो नेट एनुअल वैल्यू। अब यहाँ पे जो ट्विस्ट है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले नेट एनुअल वैल्यू में के पहले आ रहा है स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन इज ऑलवेज स्टैंडर्ड, मतलब जितना भी आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू आया है उस पर आपको 30% का डिडक्शन मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे वो को ओनर के द्वारा, मतलब एक से अधिक ओनर के द्वारा ओनरशिप है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन उनके रिसिप्ट के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% किसी भी हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत देना ही है, होता है ना, स्ट्रिक्ट रूल। नेक्स्ट पार्ट जो है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इसका जो लिमिटेशन है वो है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब इसका कोई भी लिमिटेशन नहीं है। अनलिमिटेड मतलब क्या हुआ कि जो भी आपने कैपिटल बोरो किया इस घर के प्रति, जिसके अगेंस्ट में आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, उसके रेस्पेक्ट में, जो कि आप एलओपी की तरह यूज कर रहे हैं लेटर प्रॉपर्टी के तौर पे, उस पर आप कुछ भी इंटरेस्ट दे रहे हैं उस बिल्डिंग के अगेंस्ट में, दैट ऑल इंटरेस्ट इन irrespective of the amount will be allowed to be deducted as under section 23, interest on borrowed capital। ठीक है ना। एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज मैं भूल गया, इसमें जब ग्रॉस एनुअल बात आता है तो इसके अंतर्गत एक डिडक्शन होता है। क्या होता है? म्युनिसिपल टैक्स। वो माइंड से निकल गया था, म्युनिसिपल टैक्स। तो आपको म्युनिसिपल टैक्स जो है माइनस करना पड़ेगा। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में जो भी आया म्युनिसिपल टैक्स, सबसे पहले म्युनिसिपल टैक्स को माइनस करना होता है। क्यों माइनस करना होता है? क्योंकि टैक्स एक ऐसी लायबिलिटी होती है जो एसेट के अगेंस्ट में आ रहा है, तो हुआ कि इसको इमीडिएटली आप रिड्यूस करेंगे, इमीडिएटली। कंडीशन एक ही है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट। It is on the basis of payment, not on the basis of the accrual or not on the basis of the liability। liability के आधार पर नहीं है ये म्युनिसिपल टैक्स। अगर आपके बिल्डिंग अगेंस्ट में दिस, मतलब वो कंसर्न ईयर, टैक्स ईयर के लिए, असेसमेंट ईयर के लिए अगर 100 रुपया है तो 100 रुपया माइनस होगा। लेकिन अगर ये पता चला कि आपने लास्ट 5 ईयर से टैक्स नहीं दिया है ना, तो भी अगर उस 5 ईयर का पूरा टैक्स आप इसी ईयर दे रहे हैं, then also the whole amount will be allowed to be deducted। क्लियर? तो ये म्युनिसिपल टैक्स जो है यहां से ग्रॉस एनुअल वैल्यू से आप माइनस कर लीजिएगा म्युनिसिपल टैक्स। उसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन पे जाते हैं। यहां तक क्लियर? तो आपका ये स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया। अब यहां पे इंटरेस्ट में अनलिमिटेड है, तो अगर एलओपी है तो आप समझ जाइएगा कि इवन आप 5 महीने का रेंट दिखा रहे हैं, 10 महीने का रेंट दिखा रहे हैं, 12 महीने का दिखा रहे हैं, लेकिन उस कैपिटल, उस बिल्डिंग के अगेंस्ट में अगर बोरोड कैपिटल है तो उसके अगेंस्ट में इंटरेस्ट आप कोई भी अमाउंट ले सकते हैं। और इसका अगर ज्वाइंट ओनर है तो ज्वाइंट ओनर के लिए भी ये जो है सेम अवेलेबिलिटी रहेगी, सेम फैसिलिटी अवेलेबल रहेगा। अब आते हैं इस पॉइंट पे कि इसके बाद जो आया आपका नेट एनुअल वैल्यू आ गया, उसके अनुसार फिर आप टैक्सेशन निकालिए, दैट इज डिफरेंट पार्ट।
अब यहाँ पे कुछ ऐसी बातें आती है जो अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि सपोज कीजिए कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू तो आ गया है ना, ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गया, और ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमें पता लगा कि ऑन अकाउंट ऑफ वैकेंसी हुआ है, ऑन अकाउंट ऑफ वैकेंसी के कारण जो है फेयर रेंट से या स्टैंडर्ड रेंट से भी कम आया है, नो प्रॉब्लम। लेकिन हमें पता चला कि वो ग्रॉस, मैं लिख दे रहा हूँ ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज, या उल्टा लिख दे रहा हूँ, एक्चुअल रेंट बिकम्स ग्रॉस एनुअल वैल्यू, है ना। लेकिन ये पता चलता है कि एनुअल रेंट, एक्चुअल रेंट जो है वो उसमें अनरियलाइज्ड रेंट भी रह गया, 1 महीना 2 महीना कुछ भी। तो दिस अनरियलाइज्ड रेंट एज पर रूल 4 will be allowed to be deducted before reaching to gross annual value। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट की बात कर रहे थे, इसमें जो भी डिसाइड, मान लीजिए कि फेयर रेंट हायर हो गया, उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट यहाँ पे लिख दो, स्टैंडर्ड रेंट से कंपैरिजन हुआ, तो सपोज कीजिए कि फिर से फेयर रेंट आ गया, उसके बाद एक्चुअल रेंट से कंपैरिजन हुआ, तो यहाँ पता लगा कि एक्चुअल रेंट हो गया। लेकिन एक्चुअल रेंट में पता लगा कि अनरियलाइज रेंट भी है, अनरियलाइज्ड रेंट हो गया, URR। तो इसमें आप माइनस करके डिडक्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगा, दैट वैल्यू यहाँ माइनस लिख देता हूं, दैट वैल्यू विल बी द ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू। मतलब अनरियलाइज रेंट को डिडक्ट करने का प्रोविजन दिया गया। क्लियर। अब यहां पे ध्यान रखिएगा कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो अनरियलाइज हो गया उसका क्या करेंगे फिर। तो अनरियलाइज रेंट कभी भी जिस ईयर में रियलाइज होगा उस ईयर में ये टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें रेज होता है कि अगर ये प्रॉपर्टी इस साल अनरियलाइज रेंट में 2,000 रुपया था या 50,000 रुपया था, और 5 साल के बाद रियलाइज होता है, और वो भी तब जब ये प्रॉपर्टी सोल्ड आउट हो चुका है, जब हमने इस प्रॉपर्टी को ऑलरेडी 2-3 साल के बाद ही सेल कर दिया, तो सोल्ड आउट के केस में भी अगर 5 साल के बाद वो रेंट अगर रिकवर होता है, तो अगर आप उस वक्त प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी सोल्ड आउट कर चुके हैं, तब भी उस रेंट का, उस अनरियलाइज रेंट जो रियलाइज हुआ जिस भी ईयर में, उस ईयर में आपको उसको हाउस इनकम की तरह ट्रीट किया जाएगा। और एक चीज और, जैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया जाएगा, इमीडिएटली फिर से स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 30% विल बी गिवन। ये कभी नहीं भूलिएगा, जब भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात आती है तो स्टैंडर्ड रेंट 30%, स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 30% विल बी गिवन एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, जबकि वो ना आपका घर आपके हाथ में है ना, और ऑलरेडी आप बेच चुके हैं। उसके बाद 5 साल के बाद वो प्रॉपर्टी का पैसा अनरियलाइज रेंट आया है, अब रियलाइज हुआ है, तब भी आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% उसमें दिया जाएगा। क्लियर यहां तक। और वहां इंटरेस्ट की बात नहीं है, ये माइंड में मत ध्यान रखिएगा सर वहां भी इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं, नहीं। रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे अनरियलाइज रेंट जो है वो हम माइनस कर दिया, उसके बाद जो इस साल इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में जितना भी इंटरेस्ट था दैट वाज अलाउड। तो जब अलाउ हो गया तो फिर वहां पे एक्स्ट्रा अलाउंस क्यों मिलेगा, बोलेगा उस साल हमने क्लेम नहीं किया, नहीं ऐसा नहीं होगा। जो भी अलाउबल होगा दैट विल बी अलाउड हियर इटसेल्फ। सो ओनली 30% डिडक्शन विल बी गिवन एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम व्हेन यू हैव रिसीव्ड अनरियलाइज्ड रेंट। ओके। अब लास्ट पॉइंट जो है वो को ओनर के रेस्पेक्ट में है। को ओनर जो होते हैं उनके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल दोनों ही अलाउ होगा सेपरेटली। और जो भी ग्रॉस एनुअल वैल्यू है, जितना भी परसेंटेज रेशियो दोनों को ओनर्स में बटा हुआ है कि प्रॉपर्टी का इतना परसेंट उसके हाथ में रहेगा, इतना परसेंट उसमें, उसी रेशियो में वो रिसिप्ट भी डिवाइड होगा, उस रिसिप्ट भी ग्रॉस एनुअल वैल्यू भी डिवाइड हो जाएगा। और उसके बाद जब स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात आएगी तो सब के लिए वही स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोरोड कैपिटल विल बी अलाउड। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दोनों ने अपना अपना लोन लिया है या तीनों ने, जो भी को ओनर है, तो अपने अपने लोन के अगेंस्ट में जो भी इंटरेस्ट उन्होंने दिया है वो इंटरेस्ट अलाउबल होगा। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में है तो एक ही आदमी को इंटरेस्ट क्लेम करेगा, नहीं। को ओनर विल बी एलिजिबल टू क्लेम इंटरेस्ट, टू क्लेम स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 30% अगेंस्ट देयर रिसिप्ट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर यहां तक। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो अब हम लोग एसओपी के बारे में देखेंगे, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। इसके रिगार्डिंग में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे एसओपी से रिलेटेड क्या वैल्यू होता है, क्या डिडक्शन मिलता है, क्या लिमिटेशन होता है, क्या कैप होता है, और साथ में ये भी देखेंगे कि कितने प्रॉपर्टी तक अलाउड है, और अगर लिमिटेड प्रॉपर्टी नंबर ऑफ प्रॉपर्टी को क्रॉस कर जाते हैं, इन दैट केस व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप टू रीच टू द प्रॉपर इनकम फ्रॉम दैट हाउस। चलिए, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, और अगर कोई क्वेरी है आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड या कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। सो थैंक यू।